नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास रेगुलर चल रहा है, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है। जा करके क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज बारी है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जीडीपी और जीवीए में अंतर क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होती है और इसके अलावा नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम से संबंधित कुछ जो है तथ्यों को देखेंगे। फिलहाल इससे पहले जो नेशनल इनकम चला हुआ टॉपिक है, इसमें कई प्रकार की अवधारणाएं हमने आपको जिक्र कर दिया है। जाकर के देखें कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, शुद्ध की अवधारणा क्या होती है, सकल की अवधारणा क्या होती है, लागत मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, सब कुछ पूरा डिटेल से चला हुआ है। तो वहां पर जाकर देखें नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, इसके अलावा रियल जीडीपी क्या होती है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, राष्ट्रीय आय की गणना में जो आय विधि है, व्यय विधि, उत्पादन विधि, इसका कैसे उपयोग किया जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, तो सब कुछ क्लास चलाया जा चुका है। जा करके आप देखेंगे, दिन एक क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग कुछ क्लास की चीजें बची हुई थी जिसमें क्या बचा हुआ है, जीडीपी बचा हुआ है। एक तो जीडीपी हमने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पूरा डिटेल से बताया हुआ है। लेकिन इसको जीवीए के साथ थोड़ा सा तुलना हमने जो है अच्छे से नहीं की, जो कि डिटेल से नहीं की, जीवीए हमने भी बताया हुआ है। अगर मैं क्लास ना भी लेता तो भी शायद आप कर ले जाते क्वेश्चन, लेकिन एक क्लास एक्स्ट्रा इसलिए लेनी पड़ रही है ताकि पूरा सिस्टमेटिक वे में रहे आपका। ठीक है ना। तो इनके बीच थोड़ा सा अंतर हम लोग समझेंगे कि अंतर क्या है जीडीपी और जीवीए के मध्य। तो जीडीपी मास्टर ने आपको पूरा डिटेल से बताया था। जीडीपी जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट। अब समझना जरा, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इसको हमने पूरा डिटेल से आपको बताया था कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से कीवर्ड इसमें होते हैं जिनको देखकर आप बता दोगे कि हाँ ये जीडीपी का हिस्सा होगा, जिनको देख करके आप बता दोगे कि ये जीएनपी का हिस्सा होगा। ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार आप जा करके पिछला क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देखें। जीवीए क्या होता है, इसको हम ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू वैल्यू एडेड कहते हैं इंग्लिश में, या फिर इसको सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। ठीक है ना। अब समझना जरा, थोड़ा सा पहले जीडीपी को समझते हैं, उसके बाद जीवीए पे जब आएंगे तो आप खुद ही अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे आसानी से। जीडीपी, जीडीपी की पहले परिभाषा को समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा परिभाषा यहां पर लिखेंगे, उसके बाद आपको पूरा क्लियर कट पता चल जाएगा कि वाकई जो है जीडीपी इस परिभाषा के अनुसार क्या कुछ हो सकता है। तो लिखना जरा, एक निश्चित वित्तीय वर्ष में, ऐसे पहले बोल देते हैं आपको, एक निश्चित वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य का योग होता है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं। किसी किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में, किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर, देश की घरेलू घरेलू सीमा के भीतर, सीमा के भीतर उत्पादित उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी कहते हैं। ये बातें क्लियर? अभी ये तो आपकी परिभाषा हुई। क्या हुई बाबू? परिभाषा हुई। अब समझना जरा, इसमें कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए जरा, एक निश्चित वित्तीय वर्ष, ये कह रहा है कि भाई एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए, उस निश्चित टाइम पीरियड में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन होना चाहिए। कहां पर उत्पादन होना चाहिए? देश की घरेलू सीमा के भीतर। और जो वो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का होना चाहिए, है ना।
यहां पर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होगा या फिर बाजार मूल्य होगा, उन्हीं का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो इसमें कौन कौन सी कुछ बातें मिली आपको जीडीपी में? अगर मैं कहूं कि जीडीपी में कौन सी बातें मिली, तो एक तो आपको निश्चित वित्तीय वर्ष मिला। क्या मिला? निश्चित वित्तीय वर्ष मिला। वित्तीय वर्ष। अब हम निश्चित वित्तीय वर्ष जैसे बोल सकते हैं ना कि 2026-27, ये निश्चित आपका वित्तीय वर्ष है। इस एक समय सीमा में, इस समय सीमा में जो भी उत्पादन किया जाएगा देश की घरेलू सीमा के भीतर, उसी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा उसी को जोड़ लिया जाता है। फिर आपको की पॉइंट मिल रहा है घरेलू सीमा। क्या मिल रहा है बाबू? तो आपने बताया कि साहब घरेलू सीमा आपको मिल रहा है। फिर आपको मिल रहा है अंतिम 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 वस्तुओं वस्तुओं एवं सेवाओं वस्तुओं एवं सेवाओं सेवाओं। फिर आपको मिल रहा है मौद्रिक मूल्य का योग। क्या मिल रहा है? मौद्रिक मूल्य का योग। मूल्य का योग मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसको अगर समझ लेंगे ना, तो आपको जीडीपी आसान हो जाएगा और ज्यादा। अगर मैं कहूं कि घरेलू सीमा, तो घरेलू सीमा से आशय मास्टर ने पहले ही बता रखा है कि ए वायुमंडलीय सीमा भी होगी, वायुमंडलीय सीमा। यहां पर समुद्रीय सीमा भी होगी। क्या होगी बाबू? समुद्रीय सीमा भी होगी। यहां पर स्थलीय सीमा भी होगी। क्या होगी? स्थलीय सीमा भी होगी। और यहां पर दूतावास भी शामिल किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा बार बार, कि इसलिए मैंने बहुत डिटेल से क्लास ले रखा है, जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने एग्जाम्पल ले रखा है जापान की कंपनियों का, एक साइंटिस्ट का एग्जाम्पल ले रखा है, दूतावास का एग्जाम्पल ले रखा है, कि अगर कोई देश का दूतावास, जैसे इंडिया का दूतावास अमेरिका में है, तो वो जो है देश की घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाएगा, भारत के देश की घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाएगा। वहां पर जो भी उत्पादन होगा वो देश की जीडीपी का हिस्सा होगा। ठीक है ना? अगर इंडिया में नई दिल्ली में अगर अमेरिका का दूतावास है, तो वो अमेरिका का घरेलू सीमा का हिस्सा है। उस दूतावास के भीतर जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा वो अमेरिका की जीडीपी में जोड़ा जाएगा, भारत के जीएनपी में जोड़ा जाएगा। जाकर के पिछला क्लास देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। मैं यहां पर केवल केवल अभी के लिए इतना ही बता रहा हूं कि भैया एक निश्चित वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर, मतलब कि ये सब घरेलू सीमा है, इसके भीतर जो भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा उसी का मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। अब एक चीज समझना जरा, थोड़ा सा यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि साहब गेहूं है, गेहूं, और ये जो गेहूं है कितना रुपया केजी है? तो आपने बताया साहब 20 रुपया केजी है। एक काम करना जरा, गेहूं से आपने क्या बनाया? आटा बनाया। क्या बनाया? आटा बनाया। और ये जो आटा है ये मैन्युफैक्चर हुआ ना, गेहूं से आटा बना तो, और गेहूं से जब आटा बनता है तो आटा कितना रुपया केजी हो जाता है? आपने बताया कि साहब ये 30 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता बाबू? 30 रुपया हो जाता है। फिर आटा से फिर आपने क्या बनाया? ब्रेड बनाया। ये ब्रेडवा कितने का हो जाता है? 40 रुपए का हो जाता है। एक बात बताना जरा, ये प्राथमिक वस्तु है, ये प्रारंभिक वस्तु है, प्रारंभिक वस्तु, ये मध्यवर्ती वस्तु है। क्या? मध्यवर्ती वस्तु। और ये अंतिम वस्तु है। कौन? अंतिम वस्तु कौन है? तो आपको बताना है साहब ब्रेड है। और अंतिम वस्तु का मूल्य कितना है? तो आपने बताना है साहब 40 रुपया है। तो यहां पर लिखा क्या गया है? अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग। मतलब कि यहां पर अगर मैं कहूं कि जीडीपी कितना होगा, तो आपने बताना है कि डायरेक्टली 40 रुपया होगा। कितना होगा? 40 रुपया होगा। ये अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हमको जो है लेकर चलना है, ये मौद्रिक मूल्य हमको जोड़ना है। ठीक है ना? तो अभी समझना जरा, ये तो आपने जीडीपी कहा। अच्छा, मजे की बात है कि जो जीडीपी है, जो आपकी जीडीपी है, यह जीडीपी, इस जीडीपी में आपने बाजार मूल्य पर चूंकि जो है चीजों को निकाला है, बाजार मूल्य। अब देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, सब कुछ क्लास चला जा चुका है। तो बाजार मूल्य इन द सेंस, जैसे ये मार्केट अभी कंपनी में बन रहा था ना, तो कंपनी इस मार्केट को बनाने में जो लागत, जो मूल्य आया है, जो खर्च आया है, उसको लागत मूल्य कहेंगे। अभी इसमें टैक्स नहीं जुड़ा है, ना तो इस पर सब्सिडी जुड़ी हुई है। जब यही मार्कर जो है, जब यही पेन, इसको पेन मान लें, जब यही पेन कंपनी से होकर के मार्केट में आ जाता है बिकने के लिए, तो इस पर टैक्स लग जाता है, इस पर सब्सिडी आ जाती है। ठीक है ना?
इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, सब्सिडी लगेगा, लाभ लगेगा, इत्यादि चीजें लगेंगी, ये पेन महंगा हो जाएगा। तो यहां पर होगा क्या, जब मार्केट प्राइस पर जीडीपी निकालेंगे तो जो ये अंतिम वस्तु के रूप में बन के आया है ना, इसमें देखिए कलर है, इसमें ढप्पन वगैरह और सब सारी चीजें हो सकता है, तो जोड़ बटोर करके लास्ट में ये पेन तैयार कर दिया गया। और इस पेन का मूल्य कितना है, 200 रुपया या 200 रुपया है, 250 रुपया जो भी है। तो मेरा कहना है कि जब भी ये मार्केट में आएगा तो मार्केट में आने के बाद इसमें जो है अप्रत्यक्ष कर भी जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा, अप्रत्यक्ष 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 कर भी जुड़ा रहेगा, और इसमें जो है सब्सिडी भी शामिल होगी। क्या होगी बाबू, सब्सिडी। ये दोनों जो है शामिल करके गणना की जाती है, ठीक है ना, शामिल किया जाता है। इतनी बातें क्लियर। जो जीडीपी है, मजे की बात है कि ये जीडीपी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने में बड़ी आसान होती है। कि हम कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी, चाइना की जीडीपी और पाकिस्तान की जीडीपी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने में आसान होता है कि इंडिया की जीडीपी का आकार इतना है और चाइना की जीडीपी का आकार इतना है, ठीक है ना। तो लिखना जरा, यह है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तुलना या मापन या मापन के लिए ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अभी समझना जरा, एक कुछ पॉइंट्स आपको जीडीपी में मिल गया, क्या आप समझ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि एग्जांपल मास्टर एक ही बता रहे हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं दूध ले लीजिए। अब दूध मान लेते हैं 50 रुपया केजी है, ठीक ना। दूध कितना रुपया केजी, 50 रुपया। फिर दूध से आपने क्या बनाया, दूध से आपने बना दिया खोया, बना दिया खोया, बना दिया। और एक खोया कितना रुपया हो गया, अब एक खोया कितने रुपए का, 100 रुपए का हो गया। कितने रुपए का, 100 रुपए। अब खोया से जब आपने बर्फी बनाया, बर्फी बर्फी खोया से ही बनती है ना भैया, तो बर्फी जब आपने बनाया तो बर्फी 150 रुपए की हो गई। और यहां पर अंतिम वस्तु क्या है, ये प्रारंभिक वस्तु या प्राथमिक वस्तु है, ये प्राथमिक वस्तु है, ठीक है ना। और ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु को कभी नहीं शामिल करते हैं जीडीपी में, कभी नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि बार बार गणना, यहां पर भी गणना, यहां पर भी गणना, दोहरी गणना हो जाएगी। तो अंतिम वस्तु क्या है, बर्फी है, अंतिम वस्तु। ये जो अंतिम वस्तु है क्या है, बर्फी है। तो जो 150 रुपया होगा ये जो है क्या होगा, जीडीपी का हिस्सा होगा। इतनी बातें क्लियर ना। अब एक काम करना जरा, जीबीए पे आइएगा जरा, और जीबीए पे थोड़ा सा बातचीत हम लोग करते हैं। जीबीए जीबीए जीबीए, अब इसकी थोड़ा सा परिभाषा लिखते हैं। इसमें होता क्या है कि हर चरण पर होने वाले उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को जोड़ा, हर चरण पर होने वाले उत्पादन के मूल्य को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। वही जीवीए कहलाता, ग्रास वैल्यू एडेड। एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर उसके बाद जो है परिभाषा लिखते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल कहा कि ये साहब आपका गेहूं है, क्या था, गेहूं, और आपने बताया कि साहब ये 20 रुपया केजी था। कितना रुपया, 20 रुपया केजी। फिर आपने कहा कि साहब ये जो है गेहूं से आटा बनाया गया, और आटा जो है कितना रुपया का हो गया, 30 रुपए का हो गया। कितना रुपया बाबू, 30 रुपए का। फिर आपने कहा कि साहब आटा से हमने ब्रेड बना दिया, क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया, और ये ब्रेड कितने का हो गया, 40 रुपए का हो गया। अब जरा बताना है यहां पर एक कौन सी वस्तु है, तो आपने बताया साहब ये प्राथमिक वस्तु है। कौन सी वस्तु, प्राथमिक वस्तु, ठीक है। और एक कौन सी वस्तु है, तो ये माध्यमिक वस्तु है, या माध्यमिक माध्यमिक या मध्यम या मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती लिख लीजिए, मध्यवर्ती मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है ना। ये तो गड़बड़ है भाई, अच्छे से लिखना, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक। और ए क्या है, ब्रेड क्या है, तो ए अंतिम वस्तु है, अंतिम वस्तु है। अब एक चीज समझना जरा, जब जीडीपी आप निकाल रहे थे तो जीडीपी आपने डायरेक्टली अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य का उत्पादन देख लिया, अंतिम वस्तु। और अंतिम वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य था वो कितना था,
अंतिम वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य था वो 40 रुपये, डायरेक्टली आप जीडीपी पर पहुंच गए। लेकिन जीवीए यहां पर कैसे आएगा? तो जीवीए समझना जरा, जो जीवीए होता है वो जीवीए आप यहां पर जो प्राथमिक वस्तु है इसका जो मूल्य है ये प्राथमिक वस्तु का मूल्य रखेंगे और प्लस जितना वैल्यू एडेड हुआ है उसको आप रखेंगे। वैल्यू एडेड यहां से 20 से 30 जाने में कितना? 10 रुपया। मतलब कि आपका गेहूं से आटा तक जाने में कितना रुपया? 10 रुपया वैल्यू एडेड हुआ है। फिर उसके बाद आटा से ब्रेड जाने में 30 से 40 रुपया जाने में कितना एडेड हुआ है? 10 रुपया एडेड हुआ है। जरा जोड़ना जरा, 20 प्राथमिक वस्तु प्लस जो है गेहूं से आटा 10 रुपया प्लस आटा से ब्रेड 10 रुपया। अब एक बात बताना जरा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जीवीए के माध्यम से जीडीपी प्राप्त होगा। जो हम वैल्यू एडेड करके जिस मूल्य को प्राप्त कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि जीवीए के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां पर जो आया आपका वो क्या आया? 40 रुपया। अब ये हम जीवीए के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। किसके माध्यम से? जीवीए के माध्यम से, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। यहां पर बार बार हर चरण पर होने वाले उत्पादन के मूल्य को क्या कर लेते हैं? हम शामिल कर लेते हैं। तो एक आपको परिभाषा लिखनी है और वे परिभाषा कौन सी होनी चाहिए समझना जरा। जीवीए, जीवीए जिसको हमने क्या कहा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन। ठीक है ना? अब समझना जरा, एक वित्तीय वर्ष में क्या, एक वित्तीय वर्ष में या एक निश्चित समय सीमा में या एक वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र या सभी क्षेत्र, उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन के प्रत्येक चरण पर होने वाले मूल्य को जो जोड़ा जाता है वही क्या कहलाता है? जीवीए कहलाता है। समझना जरा, लिखें जरा, परिभाषा है इसकी, किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में, किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, के प्रत्येक क्षेत्र, अब इसमें प्राथमिक क्षेत्र लिख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र आप जानते हैं जिसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जिसको उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले उत्पादन, में होने वाले उत्पादन के प्रत्येक चरण, प्रत्येक चरण में जोड़े गए, जोड़े गए मूल्य, जोड़े गए मूल्य या फिर यहां पर वैल्यू लिख लीजिएगा, वैल्यू को जीवीए कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आई? अब एक काम करना जरा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आना। अब प्रैक्टिकली जब आप आओगे तो यहां पर ऐसे करना, ठीक है ना? क्या हमने कहा कि साहब ये अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था के ये बता रहा है कि क्षेत्रक की बात कर रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और अर्थव्यवस्था के मेनली 3 क्षेत्र होते हैं। एक कृषि क्षेत्र होता है जिसको प्राथमिक क्षेत्र, और एक उद्योग क्षेत्र होता है जिसको जो है हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, और एक क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है ना? अब यहां पर एक कहना चाह रहा है कि भाई यहां पर जो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा, यहां पर जो उत्पादन होगा, यहां पर जो उत्पादन होगा, इस उत्पादन के प्रत्येक चरण में, जैसे प्रत्येक चरण में अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो भी वैल्यू एडेड की जाएगी, मतलब कि मूल्य ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, उसी को हम जीवीए कह रहे हैं। वैसे एज इट इज यहां पर भी वो चीजें होंगी, वैसे ही यहां पर भी वो चीजें होंगी। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं थोड़ा सा, और एग्जाम्पल के रूप में क्या लें, जैसे एक काम करना जरा, यहां पर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल लेना, जैसे आलू है, क्या है, आलू है, आलू कितना रुपया केजी है, तो आलू आपका 20 रुपया है, कितना है, 20 रुपया, ठीक। फिर उसके बाद आलू से आपने क्या तैयार किया, आलू से आपने जो है इसको चिप्स तैयार किया, क्या, चिप्स तैयार किया। और जो चिप्स है, ये आपने जो चिप्स तैयार किया है, इस चिप्स का मूल्य कितना आया, 40 रुपया आया, कितना आया, 40 रुपया। तो एक बात जरा बताएं कि अंतिम वस्तु कौन सी है, चिप्स है, क्या है, अंतिम वस्तु चिप्स, प्रारंभिक वस्तु क्या है, आलू है। अब इसको अगर देखेंगे तो जो वैल्यू एडेड हुआ है वो कितना रुपए का हुआ है, 20 रुपए का हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर आप प्राथमिक मतलब कि मूल्य जो आलू का था उसमें जो है और जितना वैल्यू एडेड हुआ है वो अगर आप देखेंगे तो आपका जो जीडीपी निकले, जीवीए निकलेगा, वो 40 रुपया निकलेगा, ठीक है। अब यहां पर मेरा ये कहना है कि भाई यहां पर हर चरण पर या प्रत्येक चरण पर होने वाले उत्पादन के दूसरे जो वैल्यू एडेड किए जाते हैं, मूल्यवर्धन उसमें किए जाते हैं, उसी को जोड़ा जाता है, ये क्या कहलाता है, जीवीए कहलाता है, ठीक है ना। अभी अभी जीवीए आपने बताया कि भाई जैसे आपको गेहूं यहां पर हमने बताया था 20 रुपया केजी, फिर आपने आटा यहां पर तैयार किया, फिर यहां पर आपने क्या तैयार किया, यहां पर आपने ब्रेड तैयार किया, ब्रेड, तो यहां पर 30 लिखा था आपने, यहां पर 40, तो ये जो 10 रुपया इधर बढ़ा है, 10 रुपया इधर बढ़ा है, ये जीवीए का पार्ट है, किसका पार्ट है, जीवीए का पार्ट है, ग्रास वैल्यू एडेड का पार्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि जैसे यहां पर भारत की जो जीडीपी है उसमें 17 रुपया कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का 27 रुपया और 56 रुपया सेवा क्षेत्र का, तो ये जो अलग अलग प्रकार से जो है हम गणना कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की, वो जीवीए के माध्यम से इसको शो किया जा रहा है, अभिव्यक्त किया जा रहा है। इस जीवीए का एक चीज और समझना जरा, इस जीवीए का, जीवीए की अवधारणा, अवधारणा 2015 में शुरू हुई। और मजे की बात है कि जो जीडीपी में बाजार मूल्य पर निकाला जाता था और उसमें टैक्स और सब्सिडी शामिल किया जाता था, इसमें टैक्स और सब्सिडी शामिल नहीं होगा, लिखना जरा, जीवीए में टैक्स और सब्सिडी शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो जीवीए होता है, जैसे मान लेते हैं जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र की हमने बात किया, तो कृषि क्षेत्र में आपको हमने कई डिपार्टमेंट बताया था। इसमें कृषि क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे एक प्राथमिक क्षेत्र हमने बताया था ना, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि भी बताया था, हमने पशुपालन भी बताया था, क्या, पशुपालन, पशुपालन, हमने बागवानी भी बताया था, बागवानी भी बताया था, हमने कुक्कुट पालन या मत्स्य पालन भी बताया था, मत्स्य पालन। अभी समझना जरा, जो जीवीए होता है वो प्राथमिक चित्र के हर चरण पर होने वाले उत्पादन के मूल्य को दर्शाता है। मतलब कि आपने बताया कि साहब यहां पर जैसे 100 रुपए का जो है प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन हुआ, तो उसमें एग्रीकल्चर क्षेत्र का कितना हुआ, तो आपने बताया 60 रुपए का हुआ, पशुपालन ने कितना किया, तो यहां पर 25 रुपए का किया, फिर उसके बाद बागवानी में कितना हुआ, 15 रुपए का हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कुल मिला जुला करके हर चरण पर जो है, हर चरण पर आपको दिखेगा कि किस चरण पर कितना वैल्यू एडेड हुआ है या कितना उत्पादन हुआ है। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि किन क्षेत्र, कौन से क्षेत्र पिछड़ रहे हैं, कौन से क्षेत्र अगड़ रहे हैं, किनका वैल्यू एडेड ज्यादा है, या फिर किसमें ज्यादा, हमने किसमें कितना इनपुट करके कितना आउटपुट प्राप्त किया है। आप कह सकते हो कि कितना इनपुट करके, इनपुट मतलब कि निवेश करके कितना हमने लाभ प्राप्त किया है या फिर आउटपुट प्राप्त किया, कितना इनपुट करके कितना आउटपुट प्राप्त किया। ये क्या है, एक प्रकार से सूक्ष्म आर्थिक, आर्थिक
विश्लेषण के लिए जरूरी होता है। कौन? जीवीए। क्या? सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण के लिए जीवीए क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है ना? और बाकी आप ये समझ सकते हो कि कहां पर किन किन क्षेत्रों में हमको निवेश की मात्रा बढ़ानी है, किन किन क्षेत्रों में हमको निवेश की मात्रा क्या करनी है, घटानी है। तो एक कुछ जीवीए रहा। अच्छा, मजे की बात है कि जीवीए अब जो है उपयोग में लाया जाता है 2015 के बाद। 2015 से पहले जीवीए का उपयोग इतना नहीं था। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस पर मेंस का क्वेश्चन भी पूछा गया है, अब आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। तो एक हेडिंग अब आप डालेंगे, ग्रीन जीडीपी। क्या? ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी। ये ग्रीन जीडीपी क्या होता है? तो जब हम जीडीपी के उत्पादन में तमाम जो है चीजों को लेते हैं, इतना भौतिकतावाद जो है उपयोग में लाया जाता है कि मतलब प्राथमिक क्षेत्र में पूरी तरह कितना उत्पादन दे दें, द्वितीय क्षेत्र में कितना दे दें, तृतीय क्षेत्र में क्या दे दें। मतलब हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट चाहे जितना रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़े हम करेंगे। उद्योग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चाहे जितना जो है भौतिक संसाधनों या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना पड़े हम करेंगे। कितना प्रदूषण हो हम करेंगे। कितना जो है संसाधनों की क्षति हो हम करेंगे। समस्या क्या है? समस्या ये है कि धारणीय विकास को जो है गैर अंदाज या हम जो है नजरअंदाज करके हम जीडीपी को बढ़ावा देते हैं। तो यहां पर ग्रीन जीडीपी जो होती है यह कहती है कि जब ग्रीन जीडीपी वह आर्थिक एक प्रकार की जो है मापक है जिसमें अर्थव्यवस्था की माप करते समय या जीडीपी की अर्थव्यवस्था की माप करते समय जो पर्यावरण क्षति होती है और प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी होती है उसी को जीडीपी में से घटा दिया जाता है। मतलब कि आर्थिक गतिविधियों की माप करते समय जब पर्यावरण क्षति और प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी हुई होती है उसको घटा देते हैं तो ग्रीन जीडीपी प्राप्त होते हो जाती है। जैसे समझना जरा, अगर मैं कहूं कि आपकी जो जीडीपी है वो जीडीपी कितनी है बाबू, तो आपने बताया साहब 100 रुपया है। लेकिन हमने कहा कि भाई पर्यावरण क्षति हुई है। क्या हुआ है? पर्यावरण क्षति हुई है। और ये पर्यावरण क्षति कितनी हुई है? 20 रुपए की हुई है। फिर हमने कहा कि प्राकृतिक जो संसाधनों की कमी हुई है वो प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन जो है इनकी कमी हुई है। तो एक कितनी कमी? 30 रुपए की हुई है, मान लेते हैं। कितनी हुई है? 30 रुपए की। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 50 रुपया। अब एक काम करते हैं, इसको जो है जीडीपी में से घटा देते हैं। तो अगर हम जीडीपी में से इसको घटाएंगे तो जीडीपी आपका 100 रुपया माइनस 50 रुपया इक्वल्स टू आपका जो 50 रुपया आ रहा है ये क्या आएगा? तो आपका ग्रीन जीडीपी आएगा। हालांकि भारत सरकार आधिकारिक रूप से ग्रीन जीडीपी का कोई डाटा वगैरह जारी नहीं करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ग्रीन जीडीपी क्या होता है? जब जो है आर्थिक गणना करते समय, जीडीपी की आर्थिक गणना करते समय, लिख लीजिए यहां पर, नहीं तो आप कहेंगे कि मास्टर लिखवाया ही नहीं। जब जब जीडीपी की जीडीपी की आर्थिक गणना करते समय पर्यावरणीय क्षति और और प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को शामिल किया जाता है तो उसे ग्रीन जीडीपी कहते हैं। बाकी हमने आपको ये सूत्र बताया, ये सूत्र आप लिख लें, है ना? ये सूत्र आप लिख लें। ग्रीन जीडीपी बराबर बराबर जीडीपी माइनस पर्यावरणीय क्षति प्लस
प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका बाबू? तो आप बताओगे कि ये क्या है? ग्रीन जीडीपी है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, अब देखिए भारत सरकार इसलिए नहीं निकालती चूंकि आपकी जीडीपी कम होकर के आ जाएगी, तो कहेंगे आपकी यह देश भी कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार कम हो गया, हो सकता है इसीलिए ना जारी करती हो। ठीक है, अब लिखना जरा, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ तथ्य जो आपके प्री में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उसको आपको लिखना जरूरी है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य। ठीक है ना, कौन सा है? यहां पर पहला लिखना है, दादा भाई नौरोजी के नाम सुना है? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि सबसे पहले आर्थिक एक गणना करते हैं, देश के राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, 1868 में ही करते हैं। तो जो राष्ट्रीय आय में एक पर कैपिटा इनकम पाते हैं वो 20 रुपया पाते हैं। कितना पाते हैं? 20 रुपया। 1968, दादा भाई नौरोजी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखना जरा, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, जिसमें 1900, 1800 लिखिए, 1900 का 1868 में पीसीआई, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्राप्त हुई। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखना जरा, दूसरा पॉइंट क्या और फैक्टर आप लिख सकते हैं? पहली बार वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना 1930-31 में लिख लीजिएगा, 1930-31 गणना बी के आर बी राव ने किया, बी के आर बी राव ने। ठीक है ना, इस सबसे पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है, सबसे पहले वैज्ञानिक गणना कौन करते हैं? अभी समझना जरा, ये जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना 2015 से पहले लिखना जरा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ द्वारा किया जाता था, किंतु 2015 के बाद राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ के द्वारा किया जा रहा है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। समझना जरा, ये जो एनएसओ है ना, इस एनएसओ को दो संस्थाओं को जोड़ करके बनाया गया, यानी एनएसओ और प्लस सीएसओ, ये दोनों को कब जोड़ा गया? ये 2015 में जोड़ करके क्या बनाया गया? एनएसओ बनाया गया। अब इसी एनएसओ के द्वारा ये राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब समझ में आया होगा। एक और जो है, राष्ट्रीय आय समिति गठित की गई थी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लिखना जरा,
1949 में 1949 में पीसी पीसी महाल महाल नोबिस की अध्यक्षता में पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया जिसमें पर कैपिटा इनकम 246.9 रुपया बताया गया। तो ये 1949 में एक पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है जिसने बताया राष्ट्रीय आय समिति ये है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आय समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। और ये जो है पर कैपिटा जो इनकम है इसको कितना बताया उतने समय 49 में? तो 246.9 रुपया बताया। ठीक है, तो ये आपका नेशनल इनकम खत्म हो गया है पूरी तरह। सब कुछ हमने पूरा डिटेल से खत्म किया है। क्या क्या खत्म किया है समझिएगा जरा। हमने जो है आपको अच्छा जो राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा मापक होता है, सबसे अच्छा मापक वो पर कैपिटा इनकम होता है या इसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जो नेशनल इनकम थी ना उसमें जब हम जनसंख्या टोटल जनसंख्या से क्या कर दें भाग दे दें तो वही क्या कहलाता है? पीसीआई कहलाता है, पर कैपिटा इनकम कहलाता है। ठीक ना, ये राष्ट्रीय आय के मापन का सबसे अच्छा फार्मूला, सबसे अच्छी विधि होती है, सबसे अच्छा जो है पैमाना होता है राष्ट्रीय आय या फिर आर्थिक गतिविधियों, देश की आर्थिक स्थिति के मापन के लिए आर्थिक स्थिति के मापन का सबसे अच्छा तरीका ये क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होती है। सब लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, आपका नेशनल इनकम खत्म हो गया, हमने कई चीजें बताया। एक तो हमने जीडीपी आपको बताया, फिर हमने आपको जीएनपी बताया, हमने आपको एनडीपी बताया, हमने आपको एनएनपी बताया, फिर हमने आपको मूल्यह्रास बताया, मूल्यह्रास जिसको हमने अवमूल्यन कहा, ठीक है ना। फिर हमने लागत मूल्य शुद्ध की अवधारणा आपको बताई, फिर हमने आपको सकल की अवधारणा बताई, फिर हमने आपको ये सब सारा कुछ क्लास बहुत डिटेल से चला हुआ है, जाकर के आप देखें। फिर हमने लागत मूल्य बताया, फिर हमने बाजार मूल्य बताया, ठीक है। फिर हमने जो है आपको नॉमिनल जीडीपी बताया। क्या? नॉमिनल जीडीपी बताया। फिर हमने आपको रियल जीडीपी बताया, ठीक है ना। फिर हमने आपको क्या बताया? पोटेंशियल जीडीपी बताया। फिर हमने राष्ट्रीय आय की विधियां बताई मापन की, नेशनल इनकम, इनके मापन की विधियां बताई, और 3 विधियां, एक व्यय विधि, एक आय विधि और एक उत्पादन विधि। फिर मास्टर ने आपको क्या बताया? आज का क्लास जो था वो जीडीपी वर्सेस जीवीए था। फिर आपको जो है ग्रीन जीडीपी बताया गया, ग्रीन जीडीपी। और फिर जो है नेशनल इनकम से संबंधित कुछ जो है तथ्यों पर हमने बातचीत किया पर कैपिटा इनकम के साथ। तो ये पूरा आपका क्लास चला हुआ है नेशनल इनकम से संबंधित, जा करके इसको देखें। हो सकता है कि और भी कुछ क्लास चला हुआ हो जो मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। जा करके उसमें देख लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, इतना सारा मिल जाएगा, सब कुछ एग्जाम्पल से और व्यवहारिक भाषा में मिलेगा।
कल से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हालांकि इस पर आधारित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको देखने के बाद ही वो देखेंगे। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।